हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बीएम वर्ड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पीजीटी का ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे थे, पिछले दो पार्ट में 2004 का जो पेपर था उसके हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको एनालाइज किए। इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो 75 तक के क्वेश्चन हमारे डिकोड हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 76 से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित स्थल स्वरूपों में से कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है, मतलब पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कौन है। अब इसको जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म होते कौन से हैं। वे लैंडफॉर्म जो एक साइकिल ऑफ इरोजन से नहीं बनते, मतलब वहाँ पर कई साइकिल ऑफ इरोजन चलती है, तो उससे कौन बनता है देख लीजिए। सर्क, जाहिर सी बात है, एक ही से बनता है। विसर्प भी एक ही साइकिल ऑफ इरोजन से बनता है। लेकिन जो अधः कर्तित विसर्प है, ठीक है, इंसाइज्ड मेंडर है, वो कैसे बनता है। मेंडर तो बनता है वन साइकिल से, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा पथ है, राइट, ये मेंडर है। अब इसी मेंडर के अंदर मेंडर अगर बन जाता है तो उसी को बोलते हैं अधः कर्तित विसर्प। ठीक है, वो किसकी वजह से बनता है, जब वहाँ पर दोबारा साइकिल ऑफ इरोजन होने लगती है। तो उत्तर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेस्टा नदी अपरदन के किस अवस्था का भूस्वरूप है। क्वेस्टा नदी, अब इसको जानना पड़ेगा कि क्वेस्टा जो है नदी अपरदन की किस अवस्था का भूरूप है। क्वेस्टा क्या होता है, एक हिल होती है, ठीक है, एक पहाड़ी होती है, लेकिन एक तरफ ये असिमेट्रिकल होती है, मतलब एक तरफ इसका ढाल ज़्यादा होता है और एक तरफ कम होता है। तो नदी अपरदन की किस अवस्था में बनेगी। देखिए, ढाल जिधर ज़्यादा होगा इसका मतलब है उस क्षेत्र में वहाँ पर एक नदी बह रही है और जो लगातार क्या कर रही है, वर्टिकल इरोजन कर रही है, मतलब घाटी को गहरा कर रही है। तो एक तरफ ढाल क्या हो जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा और दूसरी साइड सामान्य रहेगा। ये अवस्था किस फेज में होती है, ये होती है युवावस्था में। क्यों, क्योंकि इसी में वर्टिकल इरोजन होता है, ऊर्ध्वाधर अपरदन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्वेस्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों स्लोप आपके सेम ढाल वाले हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है हॉलबैक। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक भूस्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है एयर के, वो आपको यहाँ पर पहचानना है। देखिए, ड्राई कैंटर ये कैसा है, ये है अपर्दनात्मक, ये नहीं होगा। स्टोन लैटिस ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी अपर्दनात्मक है। जो प्लाया है ना, प्लाया क्या होता है, प्लाया एरिड और सेमी एरिड एरिया में एक झील वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये जो अवतलित क्षेत्र है या निम्न क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं बाल्सन, और इसी बाल्सन में जो झील होती है उसको बोलते हैं प्लाया। तो वो एक तरीके से निक्षेपणात्मक भूस्वरूप है। तो उत्तर नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है ज्वेजन। तो ज्वेजन क्या है, ये अपर्दनात्मक है, ध्यान रखना है। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूस्वरूप, अपर्दन की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, पहला ऑप्शन है हुक, भू जिह्वा कुश। ये हुक क्या होता है, अगर आप इंडिया का कोस्टल मैप बनाएं तो कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसमें हुक जैसा, मतलब ये एक निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है, तो इसको बोलते हैं हुक। ये किससे कैसे बनता है, जब सी वेव आती हैं तो जो भी अवसाद, जो भी वो सैंड वगैरह लाती हैं, वो तट के सहारे जमा कर देती हैं, तो एक हुक के शेप का बन जाता है। यहाँ पर अपरदन का कह रहा है, ये निक्षेपात्मक है। दूसरा है अपतटीय सोपान, ऑफशोर बिंच, या फिर इसी का दूसरा नाम है वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है,
इसी को बोलते हैं। सोपान मतलब एक बेंचेस बन जाती हैं जो सी वेव आती हैं, ये आई तो जो तट पे पहुंची थी यहाँ पर, यहाँ से कुछ भाग अवसाद के रूप में काट के ले जाती हैं, फिर से आएंगी तो किसी दूसरे स्थान पे इसको जमा करेंगे, फिर से यहाँ पर अपरदन करेंगे तो एक बेंच जैसा बन जाता है, खड़ा कगार जैसा बन जाता है, उसी को बोलते हैं अपतटीय सोपान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो समुद्री जल द्वारा अपरदित भूस्वरूप है। लैगून भी डिपोजिशनल है, लूप्ड बार भी डिपोजिशनल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? ट्रैप है, नहीं है, आपको छांटना है यहाँ पर। ठीक है, भूरूप लैंडफॉर्म। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है कि सीप रॉक, बिल्कुल सही है, ये हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। यहाँ पर निक्षेपात्मक अपरदनात्मक दोनों की बात नहीं किया है, मतलब कोई भी स्थल स्वरूप हो सकता है, तो बिल्कुल ये है टिल, जिसको बोलते हैं गोलास्मी मृत्तिका। ये क्या होता है? ये निक्षेपात्मक है। जब मोरेन क्या करता है, हिमालयी क्षेत्रों से अवसाद को डिफरेंट घाटियों से वैलियों से तोड़ करके लाता है तो एक स्थान पर जमा करता है, जब वो पिघलने लगता है तो जहाँ पर जमा करता है तो उसी से टिल बन जाता है, ढेर बन जाता है। और तीसरा है हिमविदर। हिमविदर क्या होता है? सर्क, जानते हैं ना, सर्क, सर्क ऐसे कुछ शेप में होता है, और सपोज कीजिए कि ये सर्क का शेप है, देखा होगा आपने, ऐसा कुछ होता है, एक चेयर जैसा होता है, लेकिन उसी में एक गैप होता है, एक गड्ढा जैसा होता है, उसी गैप को बोलते हैं हिमविदर। विदर मतलब गड्ढा। ठीक है, तो क्या ये एक स्थल रूप है? नहीं, ये स्थल रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भू रूप जो होता है ना, भू रूप मतलब पृथ्वी पर बना हुआ एक विशेष आकृति का भूखंड या स्वरूप या आकृति। तो क्या ये पृथ्वी की सतह पर बना है? क्या नहीं, ये उसी ग्लेशियर पे बना हुआ है। जब ये ग्लेशियर पिघल जाएगा तो ये भूरूप बचेगा ही नहीं, तो ये भूरूप नहीं है। ठीक है, ये उसी ग्लेशियर में एक पदचिन्ह बन रहा है, तो ये भूरूप नहीं है। ये ऑप्शन नंबर गलत है, और यही इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी या तीसरा सही हो जाएगा। हॉर्न क्या होता है? हॉर्न, अगर यही एक हिमानी क्षेत्र है तो इधर से भी ग्लेशियर उतर रहे हैं, इधर से उतर रहे हैं, तो घाटी में एक ऊंचा क्षेत्र छूट जाता है जो कि दूर से ही दिखता है, तो उसको बोलते हैं हॉर्न। तो तीनों तो हैं, लेकिन जो हिमविदर है वो भूरूप नहीं है, बल्कि ग्लेशियर पे बना हुआ एक पदचिन्ह है। ठीक है, चलो भैया, आई होप ये समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की परतों पर निम्न से कौन सा एक अनुक्रम सही है? ठीक है, यहाँ पर क्रम से पूछ रहा है, जो लेयर्स है। अब लेयर कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर एक मीडियन लेयर है, ट्रांजिशन लेयर है। ठीक है, जिसको मध्य स्तर बोलते हैं। उसके ऊपर समताप है, फिर इसी समताप के ऊपरी परत में ओजोन मिलता है। ठीक है, फिर इसी के ऊपर ट्रांजिशन जोन है, स्ट्रेटोपॉज जिसको बोलते हैं, मध्य स्तर है। फिर मध्य मंडल है, इसी में उल्कापिंड आकर के जलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है आयन मंडल, जहाँ पर रेडिएशन जो लो फ्रिक्वेंसी का है, हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव जाती है यहीं से रिफ्लेक्ट होके आती है, यहाँ पर बहुत आयन होता है। ठीक है, आयन मंडल। अब यही क्रम रहेगा, चाहे क्रम ये ऊंचाई से नीचे की ओर देख लें, चाहे नीचे से ऊपर की ओर देख लें। देखिए, अधोमंडल के बाद समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर जो ओजोन मंडल। नहीं, गलत है। अधोमंडल से स्टार्ट हो रहा है, फिर मध्य स्तर आ रहा है, फिर समताप मंडल आ रहा है, और इसी समताप मंडल की ऊपरी परत में ही ओजोन मंडल है। 15 से जब आप 35 तक जाते हैं तो उस समताप मंडल होता है, और जो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी या तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। अब यहाँ पर सूर्यातप जैसे ही देखा आपने इंसोलेशन तो आपको लगा कि ये कहाँ से, ये तो पढ़ा ही नहीं है। ये जो सूर्यातप है ये बेसिकली वही कह रहा है जो सनरेज हैं, सूर्य किरणें हैं, उनको पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा गया है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। ठीक है। क्यों इतना समय लगता है? अब आपको पता है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश की जो चाल है वो कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा। और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो ऑन एन एवरेज 149 करोड़ है। तो आप कैलकुलेशन करिएगा, 8 मिनट 16 सेकंड ही आएगा। ठीक है। अब देखिए जब सूर्य का देख लें तो थोड़ा सा चंद्रमा का भी देख लीजिए। ये मून है और ये अर्थ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लगभग ऑन एन एवरेज 3,84,000। ठीक है, इतनी है। अब प्रकाश की चाल ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो कितना समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 सेकंड लगेगा। देख रहे हैं, जो चंद्रमा का प्रकाश हमको दिखता है वो 1.5 ही सेकंड में आ जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कितना दूर है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सूर्य का पूछा है तो चंद्रमा का भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कटिबंध सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। अब जो सूर्यातप प्राप्त करता है तो इसके लिए एक छोटा सा ग्लोब बना लीजिए आप। ठीक है। अब ये है विषुवतीय क्षेत्र, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री साउथ में। फिर यहाँ पर क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय, फिर उसके ऊपर आप चले जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, ये टेम्परेट हो गया, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ये उष्ण क्यों है, क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य कभी कर्क रेखा पे लंबवत होता है। कब होता है जी, 21 जून को। ठीक, भूमध्य रेखा पे भी लंबवत होता है। कब होता है, 21 मार्च को। और यहाँ पर कब लंबवत होता है, 22 दिसंबर को। तो देख रहे हैं जहाँ पर लंबवत हो रहा है, जिस क्षेत्र तक सूर्य कभी न कभी लंबवत हो रहा है, तो लंबवत होने पर क्या होता है, जो किरणें होती हैं ना, वे क्या करती हैं, एक छोटे से क्षेत्र में वो एनर्जी को देती हैं। तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये तिरछी पड़ती हैं तो क्या पड़ता है, वही एनर्जी है लेकिन ज़्यादा क्षेत्रों में फैल जाती है। तो क्या होता है, उतनी हीट एक यूनिट ऑफ एरिया को नहीं मिलती, तो वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ठीक है। तो किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इस वाले जोन में। क्यों, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में जो सूर्यातप होता है वो स्लैंटिंग पड़ता है, तिरछा पड़ता है, तो उतना ज़्यादा हीट प्राप्त होती नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूगोल में संभववाद पॉसिबिलिज्म की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ। अब इसको जानने के लिए जरूरी है कि ये पॉसिबिलिज्म सिद्धांत किसने दिया था। ये जो पॉसिबिलिज्म वर्ड है ना, ये वर्ड अपने आप में लूसियन फैब्रे ने दिया था। ठीक है। और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, जिसमें सबसे बड़े प्रतिपादक का नाम आता है, वो आता है ब्लास का, वाइडल डी लाप्लास। ठीक है, ब्लास का। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, ये दोनों बिलोंग करते थे फ्रांस से। तो इसका जन्म भी इस विचारधारा का फ्रांस में हुआ था और विकास भी इसी में हुआ था। अब बताइए कि नियतिवाद जिसको बोलते हैं डिटरमिनिज्म, वो कहाँ पर जन्मा था और कहाँ पर उसका विकास हुआ। ठीक है। चलिए, इशारा है आपके लिए जर्मन, लेकिन कौन कौन उसमें थे ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी थी। ये जो परिभाषा है ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इसको याद कर लीजिए।
इसको दिया था रिचर्ड हार्सून ने। किस बुक में दिया था? ये इन्होंने दिया था पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी। ये बुक का टाइटल भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पब्लिश हुई थी 1959 में। इसमें इसी में इन्होंने कहा था कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को फोकस करना चाहिए कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये कुल मिलाकर के रीजनल जो ज्योग्राफी थे उसको ज़्यादा इम्फेसिस किए थे इस वाले में। ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट दिए थे? एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इधर विद्वान का लिस्टिंग किया गया है और इधर उनके विचार। कार्ल सावर यूएसए से थे। ये किस चीज़ की बात करते थे भाई? ये बात करते थे जो कल्चरल लैंडस्केप है, ठीक है, उसकी बात करते थे, कल्चरल लैंडस्केप। ये कहते थे कि जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो नदी पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, वहाँ पर जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ होने लगती हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, रोड्स वगैरह बनती हैं, तो उसको ये कल्चरल लैंडस्केप का नाम दिए थे। तो इन्होंने कहा कि जो नेचुरल लैंडस्केप होता है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा कल्चरल लैंडस्केप में कन्वर्ट होता है। तो कार्ल सावर ने इसको कहा था। इनका वर्क बहुत प्रोमिनेंट था इस फील्ड में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। अल्फ्रेड हेटनर, ये थे आपके जर्मनी से। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी में जो मेजर पैराडाइम होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कोरोलॉजिकल। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है। क्रोनो अगर आ जाए, क्रोनो, तो वो हो गया कालिक। कालिक की बात किसने करी थी? कालिक विवरण की ये बात किए थे हेरोडोटस ने। ठीक है, लेकिन अल्फ्रेड हिटनर ने कहा था कि कोरोलॉजिकल साइंस क्या है, एक सोल है ज्योग्राफी की, वही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है पीटर हैगेट। नाम तो सुना ही होगा इनका नाम, कई बार आप सुनेंगे जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात आएगी। उसमें इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक भी थी इस नाम से, और कंसेप्ट भी दिया था लोकेशनल एनालिसिस। ठीक है, ये इससे हो जाएंगे। और डेविस महोदय का वर्क तो पता ही है, साइकिल ऑफ इरोजन। ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये यूएसए से बिलोंग करते थे। पीटर हैगेट ये यूके से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये इनका करिस्पॉन्डिंग कंट्रीज भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर उत्तर क्या सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, कार्ल सावर का 3, फिर बी का क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विडाल डी लाप्लास को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? जैसे ही इनका नाम है वैसे ही आपके दिमाग में आया पॉसिबिलिज्म। और क्या आना चाहिए? इन्होंने दिया था एक सिद्धांत और है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत या पार्थिव एकता का सिद्धांत। ठीक है, एकता का सिद्धांत। इन्होंने दिया था, कंसेप्ट था जीवन पद्धति का, जीवन पद्धति। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ये जेनरे डी वाई। और एक इन्होंने बुक बहुत इंपॉर्टेंट लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर आप इनके काम को एक सेंटर में करिए तो ये जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिज्म जो कहता है कि ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट है, पैसिव एजेंट नहीं है, सक्रिय प्राणी है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक लिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये मॉडर्न ज्योग्राफी में मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और अगर ओवरऑल लिया जाए तो रेडजेल को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी पर तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। ये किसने कहा था? ये कहा था हम्बोल्ट महोदय ने। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी से आया है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं?
इसको तो बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, उत्तर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसी में अगला ऑप्शन दिया गया इंफीरियर प्लैनेट, सुपीरियर प्लैनेट और कॉमेट। इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अपन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो इंफीरियर प्लैनेट है, यहाँ पर इंफीरियर सुपीरियर का मतलब साइज से है। किससे है? साइज से, उनके आकार से। जो इंफीरियर है, इंफीरियर का मतलब ये है कि जो बाउंड्री बनाती है ना, वो अर्थ बनाती है। अर्थ, इधर अगर सन है तो इनके बीच में कौन आता है? पहले आता है बुध, फिर शुक्र, जिसको बोलते हैं वीनस। तो ये छोटे साइज के हैं, तो ये हो गए निम्न प्लैनेट। और जो अर्थ के बाहर हैं लेकिन उनका शेप बड़ा है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं? उसमें आ जाएंगे यहाँ पर मार्स, यहाँ पर जुपिटर, देख रहे हैं, फिर सैटर्न, ये सब बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। तो सैटर्न, फिर यहाँ पर नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे करके तो वो सब किस में आएंगे? सुपीरियर प्लैनेट में आएंगे। पुच्छल तारे क्या होते हैं? ऐसे तारे जो पूरे सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य का ही नहीं, पूरे सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं। तो आपने चारों ऑप्शन भी सीख लिया। उत्तर क्या होगा? एस्टेरॉइड, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पिंडों की एक श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उत्तर नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं हमारे यहाँ, वो सारे ग्रह में सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है? तो वो है पृथ्वी का। ठीक है, तो ये डेंसेस्ट प्लैनेट है। राइट। अगला प्रश्न है कि मोहरोविसिक असांतत्य स्थिर स्थित रहता है, किसके बीच मिलता है? डिसकंटिन्यूटीज, ये वाली मोहरोविसिक। एक छोटा सा बना लेते हैं अपन यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर। हालांकि पता होगा, जिन लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन इजी है लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ भी होता है। ये सबसे ऊपरी परत क्रस्ट हो गई, फिर उसके नीचे मेंटल हो गई, फिर ये कोर हो गया। ठीक है, अब जब एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तो एक ट्रांजिशन जोन मिलता है, ठीक है, अशांतत्य मिलता है। तो ये जो मोहरोविसिक है, ये है इसके बीच में, ठीक है, मोहरोविसिक। अब मेंटल और कोर के बीच में जो अशांतत्य है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। इसी मेंटल के अंदर में जो है उसको बोलते हैं रेपिटी। और कोर में, इनर और आउटर कोर के बीच में कौन सा मिलता है? लेहमान। और क्रस्ट में भी मिलता है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट में कौन सा मिलता है? कॉनराड। तो यहाँ पर मोहरोविसिक पूछ रहा है तो सिंपल है, परपटी और मेंटल के बीच में। लेकिन इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पृथ्वी की उत्पत्ति कहे चाहे सौरमंडल की उत्पत्ति कहे, बात एक ही है। ठीक है, जितने भी सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि सभी प्लैनेट एक साथ में बने हैं। तो जो नवतारा सिद्धांत था, इसको दिया था होयल और लिटिलसन महोदय ने। ठीक है, होयल और लिटिलटन महोदय ने। इसमें क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि एक हमारा जो सन है आज का है, ये था, और इसके पास से एक विशाल साथी तारा गुजरा था। ठीक है, एक विशाल कंपेनियन स्टार गुजरा था, साथी तारा गुजरा। अब उसमें क्या हुआ, वो जो तारा की स्टेज थी वो सुपरनोवा वाली स्टेज आ गई थी जब सूर्य के पास पहुंचा। तो अब जो सुपरनोवा क्या होता है? विस्फोट होता है। जब ये विस्फोट हुआ तो इसके जो खंड खंड थे ना, जब ये एक्सप्लोड कर गया तो इसमें जो पिंड निकले ना, बिखरे, तो वो इधर सन भी था, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल से ये जो पिंड थे ये इससे आकर के स्टिक हो गए और इसके चारों ओर घूमने लगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो इसका पिंड था, जो बचा कुचा इसकी डस्ट और गैसेस थी जो इकट्ठा हो गई सूर्य के चारों ओर, इसी से आपके प्लैनेट्स बने हैं, पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है, इस वाले सिद्धांत के हिसाब से जो होयल और लिटिलटन महोदय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित है। मतलब पृथ्वी गैस का गोला थी, लगातार घूम रही थी, उसमें जो परत थी वो अभी नहीं बनी है, तो वही पूछ रहा है किस कालखंड में बना है। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है पृथ्वी की, उसी के शुरुआती चरण बना होगा।
तो शुरुआती जो कल्प है वो किस नाम से रहता है? प्राचीन कल्प, जिसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक। तो उत्तर नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन मिलान नहीं है? देखिए, अंतर्वेदी आग्नेय बिल्कुल, डायोराइट, ठीक है, ये ग्रेनाइट का अलग रूप होता है, कंपोजिशन बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहिर्वेदी, ये ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट भी अपने आप में कैसी शिला है? अंतर्वेदी, ठीक है, इंट्रूसिव है। अवसादी पीठ, कायांतरित क्वार्टजाइट। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नहीं सुमेलित पूछ रहा है तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में समझना चाहिए। मतलब जो चट्टान है किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर वो मिल रही है तो वहाँ के पर्यावरण का उस पर बहुत बड़ा फुटप्रिंट होगा, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसको किसने कहा था? इसको कहा था A.K. लोबिक महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि ये भी एक समर्थक थे किसके? पर्यावरणीय नीतिवाद के। इन्होंने कहा कि केवल लोगों को ही नहीं सेव करता है, जैसे हंटिंगटन ने नहीं कहा कि जो क्लाइमेट है वो सिविलाइजेशन को डिसाइड करती है किस प्रकार की होगी, तो वैसे लोबिक महोदय ने कहा कि पर्यावरण डिसाइड करता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की चट्टान क्यों मिलती है। ठीक है, और इसी पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, जियोमॉर्फोलॉजी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, तो इनकी बुक भी इम्पोर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था वेगनर महोदय ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो महाद्वीप है ना, जितने महाद्वीप आज देखने को मिलते हैं वो सारे महाद्वीप एक महाद्वीप से निकले हैं जो कि बहुत बड़ा था, एक जायंट कॉन्टिनेंट से निकले थे, उसको बोलते हैं पैंजिया। ठीक है, फिर कार्बोनिफेरस के कालखंड में इसका विखंडन होता है और जो उत्तरी भाग बनता है वो है अंगारा लैंड और इधर है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से क्या कौन कौन से बने हैं? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन बना है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि यहाँ से निकल करके यहाँ अभी अंगारा लैंड का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये वेगनर महोदय ने सारी चीज़ें बात करी थी। लोथियन ग्रीन ने टेट्राहेड्रल का सिद्धांत बताया था। ठीक है, डेली ने कॉन्टिनेंटल स्लिप थियरी बताई थी। होम्स ने कन्वेक्शनल करेंट थियरी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है? मतलब जो प्लेटों का संचलन होता है उसकी शक्ति कहाँ से आती है? उसकी शक्ति आपके स्टेनोस्फीयर में जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स है ना, उससे आती है। क्यों? क्योंकि ये लगातार ऊर्जा का क्षय करते रहते हैं, और जब ये क्षय करते हैं ऊर्जा, तो वहाँ जो स्टेनोस्फीयर में मैग्मा है, वो मैग्मा क्या करता है? ऊर्जा पा करके उठने लगता है। और यही मैग्मा के उठने की जो दशा है, इसी को बोलते हैं मेंटल प्लूम। और यही जो प्लूम है, ये जो प्लेटें होती हैं उनको संचलन करने के लिए बाध्य करता है। तो मुख्य वजह कौन है? रेडियो एक्टिव मिनरल्स। तो उत्तर नंबर दूसरा सही हो जाएगा। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रवास है महिलाओं का, वो सबसे ज़्यादा किस चैनल के थ्रू होता है? ग्रामीण से ग्रामीण या फिर ग्रामीण से नगरीय? तो ग्रामीण से ग्रामीण। मुख्य वजह विवाह है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? इसको कहा था डाल्टन महोदय ने। इनके हिसाब से इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। वो क्या बनाया था? कुछ ऐसा बनाया था कि एक्स एक्सिस पे आप जनसंख्या रखिए, वाई एक्स पे आप लिखिए इनकी आय, पर कैपिटा इनकम, और कुछ ऐसा कर्व उन्होंने बनाया था उल्टा यू शेप का। ठीक है,
और क्या कहा, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है जो यहाँ पर कैपिटा इनकम आपकी अधिकतम होती है। इसी स्टेज को उन्होंने कहा कि ये है अनुकूलतम जनसंख्या, जब जनसंख्या सिर्फ उतनी हो जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम हो। अब अगर जनसंख्या इस वाले फेज में बात करें तो इधर कम है, ये वाली कंडीशन क्या होगी, अंडर पॉपुलेशन होगी, और इसके राइट साइड में क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये डाल्टन महोदय ने बताया था। अगला प्रश्न है आज का लास्ट इस पार्ट का, वो क्या है कि एक तरफ जनसमूह दिया गया है और उसकी अर्थव्यवस्था का सही मिलान आपको करना है। जब आप एशियाई की बात कर रहे हैं तो एशियाई जनसमूह में कौन से दो मुख्य देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वास करती है। एक है, आज के 25-26 के डेटा के रिसेंट डेटा के हिसाब से बात करें तो सबसे जनसंख्या वाला देश कौन है, भारत है। तो पहले नंबर पे भारत आता है, फिर दूसरे पे चीन। इन दोनों में जो सोसाइटी है, अर्थव्यवस्था का आधार है, वो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो एशियाई जनसमूह किसमें ज़्यादा आगे हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को लेकर के ज़्यादा उसमें संलिप्त है। यूरोपियन यूरोपियन किसमें है, आपको पता है ब्रिटेन की कहानी, फ्रांस की कहानी, ठीक है, कॉलोनी बनाए थे वो, और अपनी कॉलोनी से रॉ मटेरियल लेके जा करके अपने यहाँ मशीनरी लगाया था उन्होंने, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्रोसेस फूड या प्रोडक्ट हुआ करता था उसको अपनी कॉलोनी में बेचते थे। तो क्या है वहाँ पर विनिर्माण या निर्माण उद्योग प्रधान है। अमेरिकी क्षेत्रों में वहाँ पर इंडस्ट्री भी है और वाणिज्यिक कृषि भी होती है। मतलब वाणिज्यिक कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक बड़ा लार्ज ट्रैक्ट होता है एग्रीकल्चर करने का। तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर, प्रेरीज है, ठीक है, प्रेरीज क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर अमेरिकी के लिए दूसरा सही हो जाएगा। और अफ्रीकी देश अभी डेमोग्राफिक के दूसरे स्टेज में है, अभी ना तो विकास हुआ है और ना तो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिल्ट है। ठीक है, एक देश है दक्षिणी अफ्रीका जो कि डेवलप है, बाकी जितने देश हैं 50-55 वो सारे अंडर डेवलप हैं, तो अल्पविकसित। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा चौथा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पूरे जो पेपर को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें 125 क्वेश्चन थे विथ एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू टू ऑल। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।